हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में शेरशाह सूरी के बारे में। इससे अब हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हुमायूं के विषय में जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हुमायूं का शासनकाल था वो दो भागों में था, है ना। कौन कौन से दो भाग थे उसके? दो काल में उसने शासन किया। एक तो 1530 से लेके 1540 तक, और दूसरा जो था उसने किया वो 1555 से 1556 तक। किसका शासनकाल है? हुमायूं का। तो अब बात ये आती है कि 1530 से 40 तक उसने शासन किया, तो 41 से लेके 55 तक किसने शासन किया? तो ये जो शासन है वही किसने किया था? हमारा शेरशाह सूरी ने शासन किया था। यही वाले जो ईयर हमारे बचे हुए हैं 15 साल, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इन 15 सालों में जो शासन था वो किसने किया था भारत पे? शेरशाह सूरी ने यहाँ पे शासन किया था। तो आज हम शेरशाह सूरी के विषय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जो थे इनका शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी तक था, जब तक कि हुमायूं क्या था, भारत छोड़कर चला गया था। जब वो शेरशाह सूरी ने उन्हें पराजित कर दिया तो हुमायूं भारत छोड़कर यहाँ से चला गया। उस समय भारत पर दिल्ली यहाँ पर जो शासन किया वो किसने किया? शेरशाह सूरी ने शासन किया। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम जो था वो फरीद था। फरीद खान का वास्तविक नाम जो उनका था वो फरीद खान था, लेकिन बाद में उनका नाम क्या पड़ जाता है? शेर खान उनका नाम पड़ जाता है। लेकिन पहले उनका नाम क्या है? फरीद खान था। अभी हम पढ़ेंगे कि उनका नाम शेर खान कैसे पड़ा, फिर शेर खान से शेरशाह कैसे पड़ा, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? हसन खान था। और इनके पिता सासाराम, जो कि जौनपुर में एक स्थान है, वहां की रियायत के जमींदार थे। इनके पिता सासाराम के जमींदार थे। इनके पिता की 4 शादियां हुई थी, 4 इनकी पत्नियां थी। ऐसा बताया जाता है कि जो अपनी चौथी पत्नी थी उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, और ये जो फरीद खान थे ये इनकी पहली पत्नी के पुत्र थे, और ये अपनी चौथी पत्नी से अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण इनकी जो चौथी पत्नी थी वो क्या थी? इनके फरीद खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जो कि इनकी सौतेली माँ थी। ये पहली पत्नी के पुत्र थे फरीद खान, और जो चौथी पत्नी थी वो फरीद खान से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी, उनसे बहुत ही चिढ़ती थी। और उसी के कारण क्या करती हैं कि वो इनके फरीद खान के और उनके पिता के रिश्ते को कभी मजबूत नहीं होने देती है। मतलब जब जब वो खुद स्वयं नहीं प्रेम करती हैं, और उनके सारी की सारी बातें क्या थे? चौथी पत्नी की बातें हसन खान सारी बातें मानते थे। इसी कारण क्या है, वो फरीद खान के खिलाफ उन्हें भड़काती रहती थी और कभी भी उन दोनों के रिश्ते को मजबूत नहीं होने देती हैं। इनका जो जन्म है फरीद खान का, उसके भी मैंने 2 यहाँ पे डेट लिखे हैं, 1472 और 1486। सूत्रों से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है एक्यूरेट कि इनका जन्म कब हुआ था, किस सन में इनका जन्म हुआ था। कुछ के अनुसार इनका जन्म 1472 में हुआ था, और कुछ के अनुसार इनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। तो इनके जन्म के ऊपर ये 2 ईयर ही हैं, ये दोनों ईयर ही इनके जन्म की मानी जाती है। अभी क्लियर नहीं है कि कौन सी ईयर में हुआ था, लेकिन इन 2 में डाउट है। इनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा इन्होंने जौनपुर में ग्रहण करी। इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत कई भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया। इसके साथ साथ ही इन्होंने जो सैनिकों का नेतृत्व करने की जो शिक्षा होती है वो सब भी इन्होंने ग्रहण करी थी। अब हम बढ़ते हैं शेर खान के बारे में कि जो फरीद खान थे इनका नाम शेर खान कैसे पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब इनकी जो सौतेली माँ थी इन्हें पसंद नहीं करती थी, तो परिवार में काफी कलेश रहता था, जिस कारण क्या था कि फरीद खान एक दिन घर छोड़कर चले जाते हैं, और अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, और कहाँ पहुंच जाते हैं? बहार खां के दरबार में पहुंच जाते हैं। बहार खां लोहानी के दरबार में पहुंच जाते हैं, और वहीं क्या है, वो वहां पे उसके दरबार में नौकरी करने लगते हैं। ये जो बहार खान था ये दक्षिणी बिहार का शासक था। बहार खां
दक्षिण बिहार का शासक था। इन्हीं के दरबार में फरीद खां ने नौकरी करी। एक कुशल सेनापति था। कुशल सेनापति होने के साथ साथ बहुत ही ताकतवर था। और इस बात का पता हमें और भी कई तथ्यों से लगता है, जैसा कि एक कहानी है कि एक बार क्या होता है कि बहार खां जो हैं वो शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल में गए हुए होते हैं। जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और साथ में किसको ले जाते हैं अपने साथ? अपने जो इनके यहाँ पे दरबार में नौकरी कर रहा है फरीद खां को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पर अचानक क्या होता है कि एक शेर आकर आक्रमण कर देता है और बहार लोहानी जो है वो बुरी तरीके से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते ये जो फरीद खां है, फरीद क्या करता है कि शेर पर आक्रमण कर देता है और एक ही, ऐसा कहा जाता है कि एक ही तलवार के बार से उसने जो शेर की थी वो गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। और इसी बात से खुश होकर बहार लोहानी ने फरीद खां को किसकी उपाधि दे दी? शेर खां की उपाधि दे दी। अपने मालिक की जान बचाने के लिए फरीद ने शेर की एक तलवार के बाढ़ से हत्या कर दी, जिसके बाद खुश होकर बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि दे दी। तो अब फरीद खां कौन बन गया? शेर खां बन गया। बहार खान के द्वारा उन्हें नया नाम दे दिया गया। क्या दे दिया? शेर खां। शेर को मारने के कारण, शेर की हत्या करने के कारण इनका नाम क्या दे दिया? क्या नाम हो गया इनका? फरीद। फरीद खां से क्या हो गई? ये शेर खां। कुछ समय के बाद ये जो शेर खां है ये बहार लोहानी के दरबार से चले जाते हैं और वापस अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और उनकी जो जमींदारी होती है उसी को संभालने लग जाते हैं, वहां रहने लग जाते हैं अपने पिता के पास। लेकिन फिर वही घर का कलेश बाप बेटों में आपस में बनती नहीं है और इस बार शेर खां दोबारा से घर छोड़कर निकल लेते हैं घर से और पहुंच जाते हैं कहाँ? दिल्ली में बाबर के दरबार में। अभी बहार लोहानी के दरबार में नहीं गए, कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच जाते हैं सीधे और बाबर की सेना में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं। बाबर की सेना में नौकरी करने लग जाते हैं, सेना में शामिल हो जाते हैं। अपनी योग्यता के आधार पर क्या है, ये बाबर के प्रमुख सेनापति बन जाते हैं। बाबर इनको प्रमुख सेनापति बना देता है। और जो चंदावर का युद्ध हुआ था, इसमें जो बाबर का प्रमुख सेनापति था, मुख्य सेनापति था, वो कौन था? शेर खां था। शेर खां इसके महत्वपूर्ण एक सेनापति में इसकी गिनती होने लग जाती है। और जब चंदावर का युद्ध होता है तो बाबर इस युद्ध में शेर खां को अपना सेनापति नियुक्त करता है और इस युद्ध में क्या होती है? बाबर की विजय होती है। कुछ समय वो बाबर के दरबार में ही रहते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर बाबर में और शेर खां में बहस हो जाती है और शेर खां बाबर का दरबार छोड़कर वापस कहाँ पहुंच जाते हैं? बहार लोहानी के दरबार में पहुंच जाते हैं। बाबर को वो छोड़ देते हैं और फिर वो कहाँ पहुंच जाते हैं? बहार लोहानी के दरबार में। अपने पुराने जो मालिक होते हैं, जिनके पास उन्होंने पहले काम किया होता है, उन्हीं के पास वो वापस दोबारा से पहुंच जाते हैं। अब ये पहुंच गए बाबर को दरबार को छोड़कर बहार खानी के दरबार में। लेकिन उन्होंने जो कुछ वर्ष बाबर के दरबार में बताए, इसी कारण क्या था कि शेर खां को मुगलों की जो भी मतलब आक्रमण करने की जो पद्धति थी, युद्ध करने की जो पद्धति थी, उसके बारे में पूरी नॉलेज उसको हो जाती है। सारी जानकारी उसको पता चल जाती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं बाबर के बारे में बता रही थी, तो बाबर का बताया था कि बाबर क्या था? मंगोल पद्धति के आधार पर युद्ध करता था, जिस कारण वह सभी युद्धों में क्या हो जाता था? सफल हो जाता था। वो युद्ध पद्धति क्या थी कि दोनों साइड अगर सैनिक खड़े हैं तो बीच में गड्ढा खोद लिया और वहां पर अपनी तोपें छिपा दी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये बताया है, अगर आपने ना देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो इन सारी चीजों के बारे में क्या होता है, इसको पता चल जाता है। शेर खां को सारी जानकारी उनकी जो अपनी जितनी भी युद्ध पद्धति होती है उनके बारे में शेर खां को पूरी की पूरी नॉलेज हो जाती है। और यही कारण होता है कि बाद में ये मुगलों का सामना करता है और हुमायूं को हरा देता है, क्योंकि उसको पहले से ही सारी जानकारी होती है। हम किसी के भी घर में रहते हैं तो उसके घर की सारी जो बातें होती हैं वो हासिल हो जाती है ना, पता चल जाती हैं। इसी तरह
ये भी उसकी जो गुप्त नीति होती है युद्ध की, उन सब के बारे में शेर खां को नॉलेज हो जाती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब शेर खां क्या बोलता है कि अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो वह दिन दूर नहीं है, ऐसा शेर खां ने कहा है। ये उसका स्टेटमेंट है। शेर खां ने कहा था कि अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो वह दिन दूर नहीं है जब मैं एक दिन मुगलों को भारत से हटा दूंगा, मुगलों का शासन क्या है पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर दूंगा। और ऐसा वो करता भी है, ये स्टेटमेंट उसने दिया था और ऐसा होता भी है। ये कब होता है? जब वो 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है और वो हुमायूं को पराजित कर देता है कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में, और मजबूर होकर हुमायूं को यहाँ से भागकर चला जाना पड़ता है। और उस समय यह इसका शासन वहां पर आ जाता है, शेरशाह सूरी का शासन वहां पर आ जाता है 1540 में। अब ये दोबारा से कहाँ पहुंच गया था, अभी बताया था इसने, जब इनकी लड़ाई हो जाती है बाबर के साथ, फरीद इसकी शेर खां की। अब फरीद खां से कौन बन गया? शेर खां बन गया, तो हम इसको शेर खां ही बोलेंगे। अभी शेर खां दोबारा से पहुंच जाता है बहार लोहानी के दरबार में, लेकिन उस समय तक बहार लोहानी की हो जाती है मृत्यु। अब भाई इनकी मृत्यु हो गई तो इनके पुत्र होते हैं जलाल खां। किसके पुत्र? बहार खां लोहानी के पुत्र हैं जलाल खां। और ये क्या बन जाते हैं? अपने पिता के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। लेकिन इनकी आयु होती है कम और ना ही इनको मतलब शासन चलाने के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए क्या है कि बहार खां के जो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं ट्रस्टेड जो इंसान होता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होता है, वो जो था सेनापति, वो कौन था? शेर खां था। तो शेर खां को ये क्या कर देते हैं? जलाल का संरक्षक नियुक्त कर देते हैं। जलाल का संरक्षक कर देते हैं किसको? शेर खां को नियुक्त कर देते हैं। अब क्या है, शेर खां क्या बन गया? जलाल का संरक्षक बन गया। और ये तो खाली नाम मात्र का वहां का शासक रह गया, और पूरा का पूरा शासन कौन करने लगा दक्षिण भारत पर? शेर खां। कौन करने लगा दक्षिण भारत पर पूरा शासन? शेर खां करने लगा। शेर खां के अंदर में सारा शासन आ जाता है। और शेर खां ही क्या करते हैं कि इनकी जो पत्नी होती है बहार खां की, उनसे शादी भी कर लेते हैं। अब जब शादी कर ली तो और भी भाई सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी वो सारी आ गई। जितना भी साम्राज्य उनका था वो सारा किसका हो गया? शेर खां का हो गया। शेर खां यहाँ पर शासन करने लग जाते हैं। ये अच्छा शासक घोषित नहीं होता, अच्छा शासक नहीं होता, मतलब सही से अपना जो शासन है, शासन व्यवस्था है, उसको चला नहीं पा रहा होता, अपने साम्राज्य का सही से देख रेख नहीं कर पाता। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो जलाल खां होता है ये दक्षिण बिहार को छोड़कर बंगाल भाग जाता है, और जो पूरा का पूरा यहाँ का शासन है वो किसके अंडर आ जाता है? शेर खां के अंडर आ जाता है। शेर खां इसके शासक बन जाते हैं। शेर खां ने चुनारगढ़ का जो किला था उसको भी जीत लिया था। चुनारगढ़ का जो किला है उसको जीत लिया, और वहां का ये क्या बन गया? चुनारगढ़ के किले पर किसका अधिकार हो गया? शेर खां का अधिकार हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर शासन कर रहे हैं, ठीक है, शेर खां शासन कर रहे हैं दक्षिण भारत पर, और जो पूरा साम्राज्य है भारत का उस पर किसका शासन है? मुगल शासन था उस टाइम 1530 से 40 तक। कौन था शासक? कौन था? अपना हुमायूं था। पूरे साम्राज्य में जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली का जो वो है शासक है वो कौन है? दिल्ली सल्तनत नहीं कहेंगे, दिल्ली का जो शासक है वो कौन है इस समय? हुमायूं है। मतलब ये सारा का सारा साम्राज्य किसके अंदर आता है? हुमायूं का अंदर आता है। लेकिन जो एक दक्षिण बिहार वाला जो क्षेत्र है यहाँ का शासक कौन बन जाता है? शेर खां बन जाता है। शेर खां यहाँ के शासक से बनने से ही खुश नहीं था। ये क्या करता है? धीरे धीरे अपना अभियान और चालू करता है और भी राज्यों को जीतना शुरू कर देता है। जैसे इसने पहले चुनारगढ़ का किला जीत लिया, उसको अपने अंडर में कर लिया। उसके बाद ये बंगाल में जाता है और बंगाल का कुछ क्षेत्र ये जीत लेता है और वहां पर अपना अधिकार कर लेता है। इन सब बातों की जानकारी पहुंचती है हुमायूं तक कि ऐसे ऐसे शेर खां है जिसकी शक्ति दिन पे दिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, और वह कई क्षेत्र पर क्या है? अपना अधिकार करता जा रहा है। इसकी जब जानकारी हुमायूं को मिलती है तो हुमायूं क्या करता है? हुमायूं पहुंच जाता है दक्षिण बिहार में। तो सबसे पहला इसका जो युद्ध होता है हुमायूं का वो कौन सा होता है?
चुनार के किले को लेकर इसका युद्ध होता है और यहाँ पर हुमायूं चुनार का किला जो है वो शेर खां से जीत लेता है। ये शेर खां की पहली हार होती है। चुनार का किला जीतने के बाद अब हुमायूं बढ़ता है आगे की तरफ और पहुंच जाता है बंगाल में, जहां पर शेर खां ने पहले से अपना क्या था, कब्जा कर रखा था। अब हुमायूं शेर खां से क्या कर लेता है, बंगाल भी छीन लेता है। दोनों जगह पर शेर खां की हार होती है, हुमायूं जीत जाता है और दोनों जगह पर हुमायूं का कब्जा हो जाता है। हुमायूं उन क्षेत्रों को जीत लेता है। इस बात से क्या होता है कि शेर खां हो जाता है गुस्सा कि मतलब मेरे दोनों क्षेत्र क्या हैं, इसने जीत लिए। और ये स्टेटमेंट वो पहले ही दे चुका था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं क्या है मुगलों को पूरी तरीके से हरा दूंगा। अब वो तैयारी शुरू कर देता है। अब वो समय आ गया जब क्या है वो मुगलों को भारत से निकालने की पूरी तैयारी शुरू कर देता है। अपनी बहुत बड़ी सेना बनाता है, सेना का नेतृत्व करता है और कर देता है इस पर हमला। किस पर? हुमायूं पर। हुमायूं शासक है ना उस समय, तो हुमायूं पर कर देता है हमला। तो पहला हमला जो करता है, पहला आक्रमण जो करता है, ये कहां पर करता है? चौसा में। पहला जो युद्ध होता है इन दोनों के बीच में वो कब होता है? चौसा का युद्ध। ये भी हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, चौसा का युद्ध, जिसमें क्या होता है कि किस किस के मध्य हुआ था? शेर खां और हुमायूं के मध्य। यहाँ पर हुमायूं की पराजय होती है, हुमायूं की सेना बुरी तरह हार जाती है, शेर खां उन्हें बुरी तरीके से पराजित कर देता है और ऐसी नौबत आ जाती है कि ये अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है, एक नदी में कूद जाता है। हुमायूं शेर खां से अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और यहाँ पर उस समय इसकी जान बचती है जब इसको एक भिस्ती, निजाम नाम का एक जो भिस्ती होता है, वो इसकी रक्षा करता है और उसको बचा लेता है। जिसमें ये भी था कि जब निजाम ने हुमायूं को बचाया तो उसने उसको एक दिन का, निजाम को एक दिन का शासक बनाने की भी घोषणा करी कि जब मेरे अंदर में सारा साम्राज्य आएगा तो मैं एक दिन का तुम्हें क्या करूंगा, शासक नियुक्त करूंगा। ये भी हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पर इसकी हार हो जाती है और हुमायूं की हार हो जाती है। अब क्या है, जो शेर खां है इसकी शक्ति और भी क्या है, बढ़ती जा रही है। कई क्षेत्रों पर ये अपना अधिकार करता जा रहा है। अब हुमायूं अपना दोबारा से अधिकार करने के लिए क्या करता है, हुमायूं फिर से क्या करता है, पहले शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण करा, कहां पर? चौसा में। और इस युद्ध में क्या करा, हुमायूं को पराजित कर दिया। और हुमायूं यहाँ पर बस मरते मरते बचता है, नदी में कूद जाता है, अपनी जान बचाता है। और लेकिन फिर से ये हिम्मत जुटाता है और फिर से एक बार इसका सामना कर लेता है। किसका? शेर खां का सामना। वो कहां पर करता है? कन्नौज में। अब होता है इन दोनों के बीच में कन्नौज का युद्ध। ये पहला युद्ध, ये दूसरा युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1539 में और ये 38 में। कन्नौज का युद्ध ये भी किनके बीच में होते हैं? शेर खां और हुमायूं के मध्य। इस युद्ध में एक बार फिर से शेर खां हुमायूं को पराजित करता है और इस बार इसको मजबूर कर देता है कि हुमायूं भारत छोड़कर कहां चला जाता है? इराक के लिए चला जाता है। सिंध प्रांत होते हुए कहां चला जाता है? इराक चला जाता है। और यहाँ से क्या होता है कि मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और शेर शाह इसी समय क्या करता है? शेर शाह ये है 1540 में सूरवंश की स्थापना। सूरवंश की स्थापना करता है। कौन करता है? शेर शाह। और इसी युद्ध के बाद शेर शाह किसकी उपाधि ले लेता है? अपने आप एक उपाधि लेता है। किसकी उपाधि लेता है ये? शेर शाह की उपाधि। शेर खां अब क्या बन गया? शेर शाह। शेर शाह के नाम से शासक बनता है और पूरे साम्राज्य को संभालता है और सूरवंश की स्थापना करता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब ये यहाँ का शासक बन गया तो उसने किस तरीके से पूरा जो है अपना शासन चलाया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा आया है 1540 से अब हमारा आया है सूरवंश। अब हम सूरवंश के बारे में पढ़ेंगे। शेर शाह जो था उसने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को क्या करा था? कुछ भागों में विभाजित कर दिया था।
पूरे साम्राज्य का शासन अकेले चला पाना क्या है, बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए क्या करता है कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर देता है, और वो अधिकारी अलग अलग मतलब विभागों में बांट देता है पूरे शासन को, और अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। अब वो अधिकारी क्या है, उस विभाग को पूरा का पूरा उन अधिकारियों के अंडर में आता है, वो अधिकारी इसको देखते हैं। तो अधिकारियों की नियुक्ति जो इसने करी थी केंद्र में, वो इम्पोर्टेंट अधिकारी हैं। एक था दीवान ए वसारत, अधिकारी का नाम है ये दीवान ए वसारत, और ये क्या था, राजस्व मंत्री था, राजस्व मंत्री था। दूसरा था अपना दीवान ए रसालत, ये क्या था, विदेश मंत्री। विदेश से रिलेटेड जितने भी मामले होते थे उनको कौन देखता था, दीवान ए रसालत नाम का मंत्री देखते था। सैन्य संगठन, सैनिकों के लिए ये एक मंत्री नियुक्त करता है जिसका क्या नाम है, दीवाने आरिज। दीवाने जो आरिज है ये क्या है, सैन्य संगठन की पूरी का पूरा जो कंट्रोल था सैन्य सेना पर, वो किसका था, दीवाने आरिज का। और ये दीवाने इंसा जो पत्र व्यवहार का मंत्री था, पत्र व्यवहार के मंत्री का नाम क्या है, दीवाने इंसा। अब ये केंद्र को क्या करता है, प्रांत में विभाजित कर देता है, पूरे साम्राज्य को विभाजित कर देता है कि केंद्र के नीचे क्या है, पूरा जो साम्राज्य है उसको प्रांतों में विभाजित कर दिया पहले, फिर प्रांतों को इसने कर दिया सरकार में विभाजित, फिर सरकार को कर दिया परगना में विभाजित, मतलब छोटी छोटी इकाइयां बनाते जा रहे हैं, फिर परगना को गांव में विभाजित। तो प्रांत थे, प्रांत को इक्ता भी बोला जाता था, प्रांत या इक्ता, फिर इक्ता को कर दिया सरकार में विभाजित। सरकार में जो मुख्य दो मंत्री थे वो थे शिकदार ए शिकदारा और मुंसीफ ए मुंसिफा। शिकदार ए शिकदारा सैनिक मंत्री था, और मुंसिफ ए मुंसिफा न्याय व्यवस्था को देखता था। इसके बाद है सरकार के बाद में परगना, जो कि कई गांव के समूह को बोलते हैं परगना, और परगना के नीचे क्या था, गांव। गांव किसकी सबसे छोटी इकाई है, केंद्रीय शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, गांव। और इसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, बहुत सारे कार्य इसके द्वारा किए गए, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य इसने अपने शासनकाल के दौरान किए। सबसे पहले इसने राजस्व सुधार के लिए, मतलब जो कर लिया जाता था, राजस्व क्या है, कर, कर सुधार के लिए इसने क्या करा, सबसे पहले डिवाइड कर दिया भूमि को 3 भागों में। सबसे पहले उत्तम किस्म की भूमि, फिर मध्य किस्म की भूमि और निम्न किस्म की भूमि। भूमि की क्वालिटी के हिसाब से, मतलब जो भूमि थी उसकी जो जैसी उपज होती थी उस हिसाब से क्या था, राजस्व का निर्धारण किया गया। ऐसा नहीं कि सारे के सारे किसानों को एक बराबर क्या है, कर देना है, ऐसा उसने नहीं करा। ये उसकी सबसे अच्छी बात थी कि उसने जो राजस्व का निर्धारण था वो अलग अलग भूमि के उपज के हिसाब से कर रखा था। जो सबसे अच्छी भूमि का क्षेत्र था, जहां पर उपज अत्यधिक होती थी, वहां पर कर थोड़ा ज्यादा लिया जाता था, मध्य से थोड़ा कम लिया जाता था, और जहां पर उपज कम होती थी उनसे और भी कम लिया जाता था। दोनों किस्मों से तीसरे नंबर पे सबसे कम कर लिया जाता था। तो जो राजस्व का निर्धारण था भूमि की विविधता के आधार पर कर रखा था। राजस्व इकट्ठा करने के लिए इसने क्या करा, सीधे किसानों से संपर्क करा। बीच में जो जमींदार थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था इसने शुरू कर दी, जिसमें जो जमींदार थे बीच में, पहले क्या होता था कि किसान सारा का सारा जो कर था वो किसके पास एकत्रित करते थे, जमींदार के पास एकत्रित करते थे, और जमींदार से ये कर फिर जाता था ये किसके पास में, शासक के पास में। तो इससे क्या था कि किसानों को दिक्कत ज्यादा होती थी, किसानों से सीधा राजा का कोई संबंध नहीं हो पाता था। इसीलिए इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करी। उसमें क्या था कि कर जो है वो सीधा अब क्या है, जमींदारों, जो बीच का मीडिएटर है उसको खत्म कर दिया, जमींदारों को खत्म कर दिया उसका पद, और सीधा जो कर है वो सीधा राजा के पास लिया जाता था, राजा तक किसान स्वयं कर पहुंचाते थे। अब क्या है, और कर कैसे लिया जाता था, नगद कर लिया जाता था, उपज के रूप में कर ना लेकर नगद कर निर्धारण कर दिया गया। पहले क्या था कि जैसे गेहूं की उपज है तो आधी उपज अगर 10 कुंटल गेहूं हुए तो 5 कुंटल राजा के पास पहुंचाना है, लेकिन अब उसने ये पत्ती खत्म कर दी शेरशाह सूरी ने, और जो कर है वो कैसे किया जाने लगा, नगद रूप में कर लिया जाने लगा। इसके सिवा इसने और भी बहुत सारे कार्य करे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जीटी रोड का निर्माण करवाया, किसने करवाया, ये जीटी रोड का निर्माण
शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। और क्या करा इसने, डाक व्यवस्था। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि डाक व्यवस्था किसने आरंभ करी, तो डाक व्यवस्था भी किसने आरंभ करी थी हमारी। ये सारे कार्य मैं लिख रही हूँ किसके, शेरशाह सूरी के द्वारा जो किए गए हैं। डाक व्यवस्था का आरंभ किया इसने। सड़कों का, बहुत सी सड़कों का निर्माण करा है, जीटी रोड का निर्माण करा है, और सड़कों के किनारे यात्रियों के रुकने के लिए, जैसे पैदल यात्री जो हैं उनके लिए पेड़ पौधों की भी व्यवस्था करी। पेड़ पौधे लगवाए जहां पर वो रुककर क्या कर सके, आराम कर सके। कई सरायों का इसने निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी के द्वारा कई सराय का निर्माण करवाया गया। इसके साथ साथ ही इसने और क्या कार्य किए थे, जीटी रोड का, हाँ, दिल्ली में दिल्ली पूना का निर्माण करवाया। एक किला बनवाया था, दिल्ली पूना का किला इसने बनवाया। इसको पुराना किला कहा जाता है ना, पुराना किला का निर्माण भी इसी ने कराया था। दिल्ली में है पुराना किला। दिल्ली में इसका निर्माण भी शेरशाह के द्वारा करवाया गया। और ये इसके कुछ कार्य थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कार्य। हाँ, इसने एक वो भी चलाए थे, क्या कहते हैं, सिक्के चलाए थे, जो इसने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए, उनको बोला गया रुपया। और जो तांबे के सिक्के चलाए उनका नाम क्या दिया गया, दाम। ये इसके द्वारा चलाई गई मुद्रा थी। चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के थे उन्हें रुपया बोला गया, और तांबे के सिक्कों को दाम बोला गया। इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्ती थी ना, उसका सबसे ज्यादा अनुकरण इसने करा। किसने, शेरशाह सूरी ने। जैसे अलाउद्दीन के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या था, सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, और सैनिकों का हुलिया का विवरण रखने की पूरी प्रथा थी। घोड़ों पर जो दाग प्रथा थी वो अलाउद्दीन के समय पर स्टार्ट की गई थी। तो ये सारी चीजें शेरशाह सूरी के द्वारा दोबारा से स्टार्ट की गई। सैनिकों का हुलिये का विवरण रखा गया, सैनिकों को नगद रूप से वेतन दिया गया, और क्या किया गया, क्या बोलते हैं, घोड़ों पर दाग प्रथा का प्रचलन इसने किया। ये सारे काम भी शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य। आज का ही हमारा टॉपिक होता है समाप्त शेरशाह सूरी के बारे में। अगर कुछ पॉइंट, पहले तो मैंने पूरे के सभी कवर करने की कोशिश की है, अगर कुछ छूटा होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में आपको वो पॉइंट कवर करवाऊं। थैंक यू सो मच।